नमस्कार आप सभी को। आज की जो आपकी क्लास होगी वो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है। उसके अंदर अगली जो क्लास है वो है कि आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु के बाद गद्दी के ऊपर बैठते हैं आपके आराम शाह। जैसा नाम से लग रहा है ना कि आराम शाह, आराम इनको भाता होगा। एक्चुअल में भी ऐसा ही था। ये ज़्यादा योग्य शासक नहीं हुए। आप देखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके अनुयायी थे वो काफ़ी घबरा गए कि अब देखो गद्दी पे कौन बैठेगा। उसके पुत्रों के अंदर जो आपका अमीर वर्ग था, आपके जो दरबारों के अंदर जो अमीर वर्ग था, जो मंत्री वर्ग था, उस मंत्री वर्ग ने क्या किया, जो आपका कुतुबुद्दीन था उस कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र जिसका नाम था आराम शाह है, उसको गद्दी के ऊपर जो है वो बैठा दिया। लेकिन वो क्या था, एक दुर्बल शासक था और अयोग्य शासक था। इसलिए क्या हुआ कि जो दिल्ली के लोग थे उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। अगर दिल्ली के लोगों ने इसका साथ नहीं दिया तो क्या होगा, होगा ही वही जो आप देखो कि अगर राजा है, उस राजा को आम जनता ही पसंद नहीं कर रही है तो फिर उस राजा को पद से हटा दिया जाता है। तो इसके अंदर फिर क्या किया जाता है कि दिल्ली के जो लोग थे, जो आम जनता थी, उस आम जनता ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था। जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए अपनी एक वैवाहिक नीति अपनाई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पे जा कर के देख लो, मैंने डिटेल में समझाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह की जो नीति अपनाई उसमें आपका एक इल्तुतमिश भी था। उस इल्तुतमिश के साथ इसने अपनी पुत्री की शादी कर रखी थी और ये उसके वंश से संबंधित हो गया, उनके परिवार से संबंधित हो गया ना। तो अब लोगों ने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और जो उस समय क्या था, बंदायूं का सूबेदार था ये, और उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को निमंत्रण दिया कि आओ दरबार के अंदर, आपका मोस्ट वेलकम है, हम आपको गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे गद्दी पर बोला कि चलो गद्दी पर बैठाते हैं तेरे को, लेकिन गद्दी पर जो बैठा है वो आसानी से गद्दी थोड़ी छोड़ देगा। उसने गद्दी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ कि आपस में इनके साथ जो है छोटा मोटा जो युद्ध है वो होगा। वो क्या होगा कि इस युद्ध के वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। कौन हो गया, आपका आराम शाह हो गया कि मैं युद्ध कर लूँगा, आराम कुछ समय के लिए मैं छोड़ भी दूंगा। और उच्च का जो शासक था नासिरुद्दीन कुबाचा ने इल्तुतमिश और आराम शाह के इस झगड़े का फ़ायदा उठाना चाहा। मतलब जो आपका यूपी के अंदर एक इलाका है, वहाँ पे एक छोटा सा राजा है जिस राजा का नाम है नासिरुद्दीन कुबाचा। उसने फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया कि उसने मुल्तान की ओर बढ़कर उस पर अधिकार कर लिया। मुल्तान पर इसने अधिकार कर लिया। और बंगाल का जो आपका शासक था, एक सेकंड, जो आपका अली मर्दान था, उसने क्या किया, उसने भी आपका जो दिल्ली है उस दिल्ली के प्रभुत्व को मानने से इनकार कर दिया। तो अब देखो जो आपका मुल्तान और जो आपका बंगाल है, ये दोनों बोले कि हम तो नहीं मानते कि हम तुम्हारे अधीन हैं, हम तो अपना अपना राज अलग से करेंगे। तो क्या किया, लाहौर के लोगों ने आराम शाह का साथ है वो देना शुरू कर दिया, क्योंकि लाहौर के लोग हैं वो अमीर वर्ग के लोग थे, इन्होंने इसका साथ दिया। और इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में जो युद्ध है वो युद्ध छिड़ जाता है और उसमें आराम शाह वो पराजित हो जाता है, उसको मार दिया जाता है। और जून 1211 ईस्वी में आपका जो आराम शाह है उसका शासन खत्म हो जाता है। लगभग 1 साल का जो शासन ये था। ये तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताने के लिए था। अगला आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो है आपका इल्तुतमिश, जो आपका गद्दी पे बैठा है। ये गद्दी पे बैठता है 1211 ईस्वी के अंदर और ये गद्दी पे रहता है आपका 1236 ईस्वी तक। इतने समय तक इसने जो है वो राज किया। तो आइए इसी के बारे में हम जानेंगे। तो जो आपका इल्तुतमिश है, जैसे गद्दी पे बैठेगा तो बहुत सी समस्याएं इसके सामने आएंगी। कौन कौन सी समस्याएं, क्योंकि ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका पुत्र नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह तो मारा गया, लेकिन उसके चाचा ताऊ और अमीर वर्ग है, वो अमीर वर्ग कहीं ना कहीं इसके साथ जो है वो मतभेद करेगा।
तो उसके लिए एक समस्या होगी कि कैसे इस समस्या से निपटारा है वो किया जाए, तो ये निपटारा करेगा। तो एक छोटी सी झलक हम देख लेते हैं कि इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश की गणना पूर्व मध्यकाल में महान शासकों में की जाती है और इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। वह इल्बरी कबीले का तुर्क था, अर्थात उसका जो सरनेम था, उनकी जाति थी वो इल्बरी थी। और उसके पिता का नाम था, वो था आपका इलम खां, और अपनी जनजाति का एक सरदार था। अर्थात ये जो इलम खां है वो भी अपने एक जाति थी उसकी, उसका एक सरदार था। और वह बचपन में सुंदर तथा गुणी था, इसीलिए उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार है वो करते थे। और परंतु उसके चचेरे व सौतीले भाई इससे ईर्ष्या करते थे। वही बात है कि अगर एक फैमिली के अंदर किसी एक बच्चे से ज़्यादा लगाव हो जाता है तो अदर जो बच्चे हैं उससे जो वो जलने लग जाते हैं। इसलिए बचपन में ही उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे दास बनाकर बेच दिया बेचारे को। क्यों बेच दिया? क्योंकि उस समय विश्व के अंदर दासों का व्यापार है वो चलता था। ये जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आए हैं तब तक चलता था। उसके बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बाद से व्यापार है वो बंद हुआ। फिर था कि जलालुद्दीन नामक एक व्यापारी ने इसको खरीद लिया और ख़रीद करके वो आपको कहाँ ले गया? गजनी ले गया। और गजनी में क्या हुआ कि जो आपका इसामी तथा अन्य ग्रंथों से पता चलता है कि इल्तुतमिश ने अपना कुछ समय बगदाद में भी व्यतीत किया और वहाँ पे शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी और शेख अलाउद्दीन किरमानी जैसे सूफी संतों के संपर्क में आया। अर्थात ये धार्मिक जो संत हैं उन संतों के संपर्क में आया और एटलीस्ट जा कर के ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के अंदर बेच दिया गया। तो अर्थात ये क्या था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था और जिसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री की शादी करेगा बाद में। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता थी। योग्यता और इसके गुणों को देखते हुए उसने उनके साथ जो है वो शादी की थी। तो आगे हम देखें कि आपका जो इल्तुतमिश है उसके प्रारंभिक जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। उसके जीवन में काफ़ी संघर्ष में रहता है क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अब डामाडोल हो गई है। कोई राजा उसमें था नहीं और ये गद्दी के ऊपर बैठा है तो लोग हैं वो भी इसको नहीं चाहते। तो उसके अंदर कई लोग आएंगे। कई लोगों के अंदर मेन जो आता है वो आता है आपका, एक तो ये गजनी के शासक हैं ताजुद्दीन यल्दौज। ये कौन है? जैसे आप देखो कि जब गोरी आया हिंदुस्तान के अंदर तो गोरी ने अपना साम्राज्य ऐबक को सौंप दिया और वापस गजनी चला गया। तो गजनी जा गया ये वहाँ पे, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई तो राज कर रहा होगा ना। तो वहाँ का राजा क्या कौन था? ये ताजुद्दीन यल्दौज था। उसके बाद मुल्तान में नासिरुद्दीन कुबाचा राज कर रहे हैं और लखनौती में अमिलनद नामक जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र तरीके से राज कर रहे थे। तो ये तीनों हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो गद्दी है उस गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये तीनों हैं, ये तीनों इल्तुतमिश के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। इसके अलावा इसका जो दरबार है उस दरबार के अंदर जो दरबारी हैं वो भी इसके साथ चुनौती का काम है जो करेंगे। तो चलो आगे हम देखें कि इसके अंदर इसका जो काल है शासन काल उसको 3 भागों में बांटते हैं हम। 3 भागों में कैसे? जैसे आप देखो स्टार्टिंग में गद्दी पर बैठा तो कुछ टाइम तो मैनेज करने में लग जाता है, नए कानून बनाने में लग जाता है, फिर अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो वही है इसका। तो आपका 1210 से लेकर 1220 तक आपका ये समझो कि 10 साल जो है वो 10 साल इसने अपने विरोधियों को दमन करने में लगा दिए। जो इनकी विरोधी थे उसको दमन करने में इसने 10 साल लगा दिए। अगले क्या करेगा? 1221 से लेकर के 1227 तक लगभग 6 साल तक ये चंगेज़ खां के आक्रमण से उत्पन्न खतरे का सामना कर रहा था। क्योंकि चंगेज़ खां आपको पता होगा एक खतरनाक एक आक्रमणकारी हुआ है और जिसने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक भी किया है। लेकिन इसने अपनी सूझबूझ से हिंदुस्तान की जो गद्दी थी दिल्ली की का जो साम्राज्य उसको इसने बचाए रखा। उसके बाद में आता है आपका 1228 से लेकर 1236 तक इसने क्या किया? अपनी सत्ता का विस्तार किया। पहले देखो, पहले के अंदर विरोधी हैं अपने खुद के आंतरिक, उनको सुलझाया, फिर चंगेज़ खां से बचने का प्रयास किया और फिर लास्ट में इसने अपनी जो गद्दी है अपना जो साम्राज्य है उस साम्राज्य को विस्तार किया इसने। तो इसकी सफलताओं के अंदर हम देखें कि क्या क्या इसने हासिल किया।
इसकी ज़िंदगी की क्या क्या अचीवमेंट हुई जिसके कारण इसको इतिहास में आज पढ़ा और पढ़ाया जाता है। आपका वो आता है आपका, एक सेकंड, हाँ, ये आता है आपका कुतुबी मुअज्जी सरदारों का दमन। ये क्या था कि आराम शाह जब गद्दी पे बैठा तो उस समय ये आराम शाह के चाहने वाले लोग थे और ये आराम शाह को अपना ही नेता मानते थे और इनका भी एक नेता था और जिसका नाम था आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह के नेतृत्व में ये सारे लोग इकट्ठे होते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो आपका इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश से इन लोगों का मुकाबला हुआ, क्योंकि ये आंतरिक मामला है ये, क्योंकि आंतरिक मामले के अंदर ये चुटपुट जो है वो विद्रोह टाइप के हैं। बहुत से विद्रोही सरदारों की हत्या कर दी गई और शेष ने सुल्तान को अधीनता को स्वीकार कर लिया और जिन अमीरों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार किया उसे ऊंचे पदों के ऊपर बैठाया गया। जैसे देखो कि इस समय जो अमीर वर्ग था, अर्थात एक गुट था जो आराम शाह को चाहता था और उनका एक सरदार था जहांदार शाह। तो जहांदार शाह के साथ साथ जो भी और लोग थे उन लोगों को इल्तुतमिश ने हरा दिया और कुछ बचे उनको अपने साम्राज्य के अंदर अधीनता स्वीकार करवा ली और ऊंची ऊंची पोस्ट के ऊपर बैठा दिया। अगला आता है ताजुद्दीन यल्दौज पर विजय। ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका गजनी का शासक था और गजनी का ये शासक था तो ये चाहता था कि मैं हिंदुस्तान की गद्दी के ऊपर राज करूं। तो इसके ऊपर भी इसने विजय प्राप्त की। हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, बस ये समझो कि आपका जो हिंदुस्तान जो गजनी है, जैसे अगला आगे जो मैप आएगा, मैप में मैं आपको समझाऊंगा कि जो गजनी है वहाँ पे ये राज कर रहा था। तो इसकी भी इच्छा थी कि मैं भी हिंदुस्तान के अंदर आकर के और अपना साम्राज्य स्थापित करूँ, मैं भी अपना भविष्य जो अपना भविष्य है लक्ष्य है वो आजमाऊँ। उसके बाद में है कि आपका नासिरुद्दीन कुबाचा, ये जो आपका कच्छ का जो गवर्नर था, ये कच्छ आपका गुजरात के अंदर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में था ये। और उसके बाद में जैसे ही इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके बाद में ये भी अपना जो लक्ष्य है वो आजमाना चाहता था और फिर इसका भी जो है वो अंत कर दिया गया। अंत तो खैर क्या मतलब ये कहें कि इसको भी दबा दिया गया। हाँ, ये है आपका ये मैप। तो इसमें हम समझेंगे कि ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर से, ये पूरा ग्रीन कलर जो है ये है आपका स्टार्टिंग का दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत है ये आपकी। इसके अंदर आपका गुलाम वंश के शासकों ने इसी के ऊपर राज किया है। इतना बड़ा इलाका है इनका। तो आप देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, बंगाल वाला इलाका, यूपी वाला, कुछ हिस्सा आपका राजस्थान का, कुछ हिस्सा गुजरात का और आपका पाकिस्तान वाला हिस्सा, और फिर आपका कश्मीर आ जाता है, आपका पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, उत्तराखंड है, और फिर आपका यूपी है वो आगे जा जाता है, और फिर ये बंगाल तक का जो इलाका है वो आ जाता है। तो इस पूरे इलाके के ऊपर इनका राज था। और यहाँ पे जो आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पे आपका जो है वो गजनी था, यहाँ पे आपका गजनी साम्राज्य था। तो यहाँ पे यहाँ के लोग हैं वो भी यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो इसने उसको भी दबाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इल्तुतमिश ने क्या किया, ये जो यहाँ पे जो है वो आपका पाकिस्तान के अंदर लाहौर है, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसने राजधानी बदल ली और दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अगर व्यक्ति है लाहौर के अंदर बैठा है और क्या बंगाल का राज्य संभाल पाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना ज़्यादा संचार की व्यवस्था भी नहीं होती थी उस समय। तो इतने बड़े लंबे साम्राज्य को संभालना मुश्किल था। तो जो आपका दिल्ली है वो लगभग सेंटर में था, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन लगभग सेंटर में था और आसानी होती थी पूरे साम्राज्य को मैनेज करने में। चलो जी, अगला हम देखें कि ये इम्पोर्टेंट आता है आपका कि हिंदुस्तान के अंदर आपका जो मंगोल है, मंगोलों के आक्रमण हिंदुस्तान के अंदर कई बार हुए हैं और इस समय भी क्या होगा, मंगोलों के आक्रमण हिंदुस्तान पे होंगे। और वहाँ पे एक राजा है जो आपका चंगेज खां है। चंगेज खां एक व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहा था जिसका नाम था ख्वारिजम। ये आपका ख्वारिजम है ना, ये भागता भागता हिंदुस्तान आया और आकर के बोला कि देखो इल्तुतमिश जी, मेरे को जो है वो आश्रय दे दो, मेरे पीछे पीछे चंगेज़ खां लगा हुआ है।
तो चंगेज़ खां लगा हुआ था। इसको पता था कि चंगेज़ खां कितना खतरनाक है, तो इसने क्या किया, इसने निमंत्रण पत्र भेजा और भेज करके क्या बोला कि देखो आपका यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है और आपके लिए यहाँ की जलवायु उचित नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि मैं आपके समान शासन के अनुरूप जलवायु नहीं है हमारे साम्राज्य के अंदर, उसके अंदर आपके अनुकूल जलवायु नहीं है। तो इसने क्या किया, अब देखो कूटनीति ये होती है, अगर चंगेज़ खां से ये भिड़ना चाहता और चंगेज़ खां के बारे में ये नहीं जानता होता कि वो कितना खतरनाक है, तो ये इसको क्या कर लेता, ये इसको शरण दे देता, और शरण जैसे ही देता ये भारत के ऊपर भी अटैक करता, क्योंकि आज़ाद तू कौन सा लाट साहब है, चल तो ऐसे ही कर लेते हैं युद्ध। तो भारत के ऊपर जो चंगेज़ खां का जो आक्रमण था, उस आक्रमण से बचाने में इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति जो अपनाई थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दिल्ली की गद्दी है वो बची रही, हिंदुस्तान जो है वो चंगेज़ खां के चंगुल से बच गया। क्योंकि अगर युद्ध होता तो युद्ध में मान लो कि इल्तुतमिश जीत भी जाता, लेकिन फिर भी नुकसान तो हिंदुस्तान का ही होना था, आपकी जो जनधन की हानि हो जाती। फिर क्या था कि आपका जो बंगाल है, उस बंगाल के ऊपर ये विजय प्राप्त करता है। पुनर्विजय कैसे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बंगाल तक है वो फैला लिया था अपना साम्राज्य, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद यहाँ के जो शासक थे, जैसे अली मर्दान है, अली मर्दान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जैसे ही स्वतंत्र घोषित किया इसने दोबारा से उसके ऊपर अटैक किया, और अटैक करके उसको जो है हरा दिया, और हरा करके अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया। चलो जी अगला देखते हैं। ये है आपका अजमेर। अजमेर खैर क्या राजपूत, ये आपके राजस्थान वाला इलाका, राजपूत हैं ये। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात राजपूतों ने साहस से काम लिया और कई तुर्क सरदारों को मार भगाया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, क्योंकि राजस्थान का जो इलाका है वो भी स्वतंत्र हो रहे। तभी मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के अंदर इसके साथ बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, इसने जब अपना साम्राज्य है वो स्थापित किया तब। क्योंकि ऐबक ने क्या किया, ऐबक ने तो उसकी नए वंश की स्थापना कर दी और कुछ समय बाद ही चल बसा। 1206 के अंदर गद्दी पे बैठा है और 1210 के अंदर मृत्यु हो गई। तो 4 साल में बंदा है वो कितना जो अपनी जो पावर है वो कितनी जमा पाता है। तो जो मुश्किल है वो तो इसी के समय में आई। चंदेलों ने कालिंजर है आपका, अजयगढ़ है उसको जीत लिया, और प्रतिहारों ने ग्वालियर से मुसलमानों को मार भगाया और पुनः अधिकार कर लिया। तो इस पे क्या होगा कि जो आपका जो ग्वालियर है, प्रतिहार शासक ये राजपूतों की एक शाखा है, और जो आपका कलिंजर है उसके ऊपर भी इन्होंने अटैक कर दिया और इनको जीत लिया। लेकिन क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने इन कठिनाइयों से ये हारने वाला नहीं था, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है वो समस्याओं से निपट रहा था। तो उसने मंगोल आक्रमण से भय मुक्त मिलते ही राजपूताना को पुनः जीतने का निश्चय किया, और 1226 में सुल्तान ने रणथंभौर को घेर लिया। जैसे आप यहाँ पे सुल्तान शब्द देख रहे हो, सुल्तान शब्द कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस शब्द को नहीं अपनाया था। ये आगे जितने भी राजा होंगे उन राजाओं को सुल्तान कहा जाएगा जितने मध्यकाल के होंगे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं अपनाया, क्योंकि वो अपने आप को एज ए गुलाम की तरह ही मानता था। तो रणथंभौर को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में जो आपके परमार हैं उनकी राजधानी थी मंदौर, उस पर भी अटैक किया और उसको भी जीत लिया। और फिर क्या किया कि 1200 आपका 28 और 29 जब आता है उसके अंदर सुल्तान ने जालोर के शासक उदय सिंह को एक संघर्ष के बाद पराजित किया और उसकी अधीनता है अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली, और इस प्रकार से आपका राजपूताना है वो इसके हिस्से में आ गया। फिर आता है आपका दोआब का पुनर्विजय। दोआब क्या था कि ये आपका जो दिल्ली के आसपास का जो इलाका था, क्योंकि काफ़ी उपजाऊ था, और उपजाऊ की जो ज़मीन थी वो राजा के लिए महत्वपूर्ण होती थी टैक्स के लिए। और ये आपका इलाका था यूपी के बदायूं, कटहर, कन्नौज और बनारस। जैसे मैं भारत का यहाँ पे छोटा सा मैप बनाता हूँ, ये आपका मान लो यूपी है, इसके अंदर कलर कहाँ से चेंज होंगे पता ही नहीं कलर का, तो हाँ ये रहे, ओके। चलो तो आपका ये जो हिस्सा है, ये सॉरी मैंने गलत किया,
चलो दोबारा बना लेते हैं। इसमें आपका ये वाला जो हिस्सा है यूपी मान लो ये है, और यूपी का जो ये वाला हिस्सा है ये, जिसको मैं कहूँ कि ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, तो इस उत्तर पश्चिमी हिस्से के ऊपर इसने अपना साम्राज्य जमाया, जिसके अंदर आपका कन्नौज आएगा, बनारस आएगा और बदायूं आएगा। इसके ऊपर इसने अपना अधिकार जमाया। और यहाँ पे जो आपका हिंदुओं ने तुर्की सैनिकों पर कई बार इनके साथ युद्ध हुआ, तो स्टार्टिंग के अंदर जो ये सैनिक थे इनके इल्तुतमिश के, ये हार गए, लेकिन बार बार इन्होंने दोबारा से फिर युद्ध किया और फिर अवध के ऊपर भी इसने अटैक किया। इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा संघर्ष होता है, और उस एटलिस्ट संघर्ष के बाद है वो इल्तुतमिश है वो विजय प्राप्त कर लेता है। ये तो थे इसकी लड़ाइयों के अलावा भी इसने कई नई चीज़ें अपनाई, क्योंकि आपको पता है कि एक नया राजा जब गद्दी पे बैठता है तो वो कोई कुछ अपने देश से संबंधित, अपने कल्चर से संबंधित कुछ नई चीज़ें हैं वो लेकर के आता है। पहला तो आपका चालीसा का गठन, ये कंपटीशन एग्जाम का एक मेजर पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है कि चालीसा गठन क्या है। चालीसा क्या है कि जब इल्तुतमिश को लगा कि तेरा जो साम्राज्य है उसके अंदर आपका दरबार है, दरबार के अंदर जो आपके सरदार हैं या फिर अमीर वर्ग है, उस अमीर वर्ग के क्योंकि वो अगर फ्री घूम रहे हैं, उनको एक संगठित रूप नहीं दिया, तो वो आपस के अंदर षड्यंत्र करते रहेंगे। इसलिए इसने अपने विश्वास पात्र लोगों को एक ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया, और जिसको कहा गया कि ये चालीसा संगठन है, जिसको चहलगामी भी कहा गया है। और इसमें क्या किया कि इसने इन लोगों को अपने प्रशासन में मुख्य पदों पर नियुक्त किया, और इन लोगों ने इल्तुतमिश के उद्देश्य को पूरा करने में काफ़ी मदद की, क्योंकि ये हो गया ना कि राजा का विश्वास पात्र बनने स्टार्ट हो गई। राजा ने भी इनके प्रति जो है वफादारी दिखाई, और इन्होंने भी। इसके अलावा इसने एक नई चीज़ अपनाई, वो है आपकी इक्तादारी प्रथा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है, और पतन के बाद जो पूरा साम्राज्य गुप्तों के अधीन था, मान लो कि गुप्तों के अंदर ये पूरा आपका भारत है, ये भारत है पूरा, और ये एक राजा था उस समय। तो इस छोटे छोटे जो उसके अंदर जो काम करने वाले लोग थे, सामंत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और उसी को हम कहते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था थी। वो शुरुआत हो गई थी, और फिर गुप्तों के पतन के बाद वो पूरी तरह से वर्चस्व में आई। तो अब इसने क्या किया, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और एक नई व्यवस्था अपनाई, जिसको कहा गया इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता भूमि का वह भाग था जो सुल्तान द्वारा किसी व्यक्ति को उनकी सेवाओं के बदले में दिया गया था। बात पैरेलल में हम कहें तो ये लगती है आपके सामंतवाद की तरह है, लेकिन इसके अंदर कुछ फ़र्क था। फ़र्क क्या था कि इक्तादार अपने क्षेत्र का भू राजस्व इकट्ठा करके उनमें से अपना वेतन काटकर शेष राशि केंद्र के पास जमा करवाते, और इससे राजा के लिए भू राजस्व इकट्ठा करने में समस्या वो नहीं आती थी। इसके अलावा वो इक्तादार अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम उसका होता था, और ये लोग आवश्यकता पड़ने पर केंद्र के साथ सैनिक सहायता भी उपलब्ध करवाते थे। ये आप समझो कि सामंतवाद की तरह ही था, लेकिन सामंतवाद के अंदर राजा का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा नहीं था। इसके अंदर जो राजा का कंट्रोल है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आता है कि कोई राजा गद्दी पे बैठता है तो वो अपने नाम से या फिर नई प्रकार की मुद्रा प्रणाली है वो चलाता है। इसने भी मुद्रा प्रणाली चलाई। इसने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसको टक्का बोला गया, और जिसका वजन रखा गया 175 ग्रेन, और अरबी भाषा में इसके ऊपर कुछ लेख है वो लिखवाए। इसके अलावा इसने जितल का जो सिक्का था वो भी प्रचलन था। जितल वाला क्या था कि ये तांबे का बना होता था, जितल वाला तांबे का, और आपका टका है वो आपका चांदी का बना होता था। और इसके ऊपर इन सिक्कों पर सुल्तान और खलीफा का नाम लिखा होता। खलीफा आप जानते हैं कि जो आपका इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के अंदर खलीफा एक पोस्ट होती है, जो कि आपकी जो मेजर जो कंट्रीज हैं इस्लाम धर्म की, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब तो ये जो पोस्ट है ये नहीं है, लेकिन पहले उस समय ये होती थी। तो उस खलीफा का नाम है वो लिखवाया इन्होंने। इसके अलावा क्या था कि इन्होंने न्याय व्यवस्था का भी प्रबंध किया। अब देखो, क्योंकि इसको ये पहले ये थोड़ी पता था कि यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था वो कैसी थी,
क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 4-5 साल रहा और उससे पहले हमारे यहाँ पर कोई एक केंद्रीय राजा नहीं था जिसकी न्याय व्यवस्था देख करके हम आगे चलाएं। तो इसने क्या किया कि न्याय व्यवस्था को काफ़ी अच्छा बनाया। इसने काजी की नियुक्ति की जो आपका न्यायाधीश की तरह काम करता था, और कहा जाता है कि उसके महल के सामने पत्थर के 2 सिंह अर्थात शेर बने हुए थे जिनके गले में घंटी बंधी हुई थी, और कोई भी व्यक्ति है घंटी बजा करके जो सुल्तान है उससे न्याय की गुहार लगा सकता था। उसके अलावा आता है कि उलेमाओं एवं मौलवियों का राजनीति में योगदान, ये आपके धार्मिक व्यक्ति हैं वो यहाँ पे हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में इल्तुतमिश धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। और मिन्हाज जो सिराज है ये एक इस समय का राइटर है, उसने कहा कि उसका धार्मिक विश्वास प्रशंसनीय था और उसका हृदय आध्यात्मिक भावनाओं से प्रभावित होता था। वह सूफी संतों का बड़ा आदर है वो करता था और दरबार में धार्मिक संगोष्ठियों का आयोजन भी करवाता था। इस प्रकार से ये क्या है, उलेमाओं और मौलवियों हैं उनकी भी इज्जत करता था। उनसे भी जो है प्रशासन के अंदर न्याय व्यवस्था में कैसे सुधार हो सकता है उससे बारे में चर्चाएं वो करता था। इसके अलावा आता है आपका साहित्य और कला। साहित्य का, क्योंकि ये खुद विद्वान था और विद्वानों को भी ये आश्रय देता था, और इसने अपने दरबार के अंदर कई इतिहासकार हैं, कई दरबारी हैं, उनको रखा है इसने। फिर देखते हैं इसकी धार्मिक नीति। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह नियम पूर्वक प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ता था और धार्मिक कृत्य खुद करता था। और शिया व अन्य इस्लामी संप्रदाय के प्रति उसका व्यवहार है सहिष्णुता पूर्वक नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ कट्टर सुन्नी था। तो वो अपने ही, क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम जो धर्म है उसके भी 2 पार्ट हैं, एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। जो सुन्नी है वो ज़्यादा कट्टर होते हैं और जो शिया हैं वो कम कट्टर होते हैं। वो उनकी जो ये कहें कि अपने धर्म को मानने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी ये कहें कि नर्म है, लेकिन जो कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, ये थोड़े से अपने धर्म के प्रति ज़्यादा कट्टर है। इसमें स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रति धार्मिक अत्याचार की जो नीति है वो जारी रही होगी कंफर्म नहीं पता, होगी लिखा है। खलीफा द्वारा सम्मान। अब देखो कि खलीफा है, एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप देखो कि आपका जो खलीफा है, ये खलीफा भी लोगों को प्रमोट करता था, मोटिवेट करता था कि तुम जा कर के गैर इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर जा कर के तुम राज करो। तो इसके अंदर आपका इल्तुतमिश आ ही रहा है, तो इल्तुतमिश को प्रमोट किया और उसको उपाधियां दी गई। आपका जो खलीफा है वो उपाधि देगा, क्यों? क्योंकि तुमने इस्लाम है उस इस्लाम का जो प्रचार प्रसार करने में है वो काम किया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा को अपने राज्य में वैधानिक मान्यता प्रदान करने के किए जाने का आवेदन किया था, और 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा के राजदूत इल्तुतमिश के लिए मान अभिषेक पत्र लेकर दिल्ली पहुँचे, और खलीफा अल इमाम मुस्तसिल बिल्ला ने, ये नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, अमीरुल मोमिनीन अर्थात खलीफा का सहायक की उपाधि से विभूषित किया उसको। ये उपाधि दी उसको, ये उपाधि है अमीरुल मोमियान, जिसका अर्थ होता है खलीफा का सहायक, खलीफा का सहायता करता है। और क्या किया कि इसका अर्थ था कि दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्रता मिल गई है, और इल्तुतमिश ने यह अवसर बड़े उत्साह और मान मर्यादा से बनाया और नगर को सजाया गया। इसके अंदर आपके मालिक है, दरबारी हैं, सामंत, दास, और इन सभी व्यक्तियों को बुलाया गया और सम्मानित किया गया। मतलब वो खुश था कि एटलीस्ट जो है वो सम्मान है वो मिल गया है, आपको एक शाही फरमान या फिर कहीं की मान्यता मिल गई है। फिर हम देखें कि इसका साम्राज्य विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था भौगोलिक दृष्टि से। तो ये था आपका विशाल साम्राज्य तो था ही, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिमी सिंध तक फैला हुआ था। इसके अलावा है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के समय में जब आपका इल्तुतमिश है बामियान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तो तभी मार्ग में वो बीमार पड़ गया और उसने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया और बीमारी की अवस्था में दिल्ली लौट गया। और हकीम लोग उसके रोग को अच्छा नहीं कर पा सके, और उसके अपने दरबार में बुला करके उसने अपनी पुत्री रजिया बेगम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और 1236 ईस्वी के अंदर इसकी जो है वो मृत्यु हो गई। अब देखो कि इसने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठने के लिए नहीं कहा, इसने अपनी पुत्री जो रजिया बेगम है
उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि दिल्ली की या फिर कहें कि किसी भी देश की पहली महिला शासिका है आपकी रजिया सुल्तान, जो आपकी 1236 में गद्दी पर बैठेगी और 1240 ईस्वी तक जो है वो राज करेगी, फिर उसकी हत्या करवा दी जाएगी। चलो जी आगे देखते हैं। इल्तुतमिश का इतिहास में एक अच्छा खासा स्थान है, और वह एक योग्य और कुशल शासक था, जो गुलाम रहते हुए भी सुल्तान के पद पर पहुंचा और अपने कुतुबुद्दीन के अधूरे कार्य को उसने पूरा किया, विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने तुर्की सल्तनत में मंगोलों के आक्रमण से भारत की जो है वो रक्षा की। ये तो था आपका इल्तुतमिश। इससे आगे आप देखोगे कि ये जो मैप है इसके अंदर दिखा भी रखा, हाँ एक मैप है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ क्या था। तो आप ये देखते हो कि ये रहा आपका बंदायूं, क्योंकि बंदायूं के साथ भी तो इसने युद्ध किया था, और ये आपका दिल्ली है तो ज़्यादा दूर है नहीं। और यहाँ पे आपके मंगोल हैं, मंगोलों ने आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। तो वैसे देखो कि इस मैप में अगर हम देखें तो इल्तुतमिश का जो साम्राज्य है वो साम्राज्य यहाँ से यहाँ और यहाँ ऐसे फैला हुआ था। तो इतना जो है वो एक उस व्यक्ति का साम्राज्य है जो कहीं कभी ना कभी गुलाम था और जिसको किसी ने खरीदा था और जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया। तो एक ऐसे व्यक्ति ने साम्राज्य को इतना बड़ा बनाने में योगदान दिया था, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम इतने स्वतंत्र हैं तब भी हम कोई ना कोई बहाना है वो बनाते रहते हैं, लेकिन देखो कर गुजरने के लिए कुछ तो जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके कुछ वो है हिट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो हम एक बार 2 मिनट का टाइम लगेगा, उसको हम दोहरा लेते हैं, एक बार समअप कर लेते हैं। पहला इसके अंदर कि इसने तुर्गान ए चहलगामी, जिसको चरगान या फिर आपका चालीसा दल, ये तीनों नाम एक ही हैं, चालीसा दल की स्थापना की। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस आपका जो दरबार है, दरबार के अंदर षड्यंत्रकारी जो अमीर वर्ग था उसका दमन हो गया। उसके बाद में क्या था इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहा कि इसने अरबी सिक्के जारी किए, जिसमें आपका टका है जो कि चांदी का था और जो जितल है जो आपका तांबे का था। और इसने क्या किया कि 1229 ईस्वी में खलीफा जो आपका बगदाद का खलीफा है उससे मान्यता प्राप्त कर ली, और धार्मिक तथा राजनीतिक जो मान्यता है वो इसको मिल गई। चलो जी, इसके अलावा है आपका जो मिनहाज उस सिराज है, ये राइटर है और इसने जो पुस्तक लिखी है उसके अंदर आपका इल्तुतमिश है उसका काफ़ी वर्णन किया गया है और इसने संरक्षण दिया था। उसके अलावा मालिक वजुद्दीन नामक जो व्यक्ति है इसने भी इसका साथ है वो दिया था। इसके अलावा हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कुतुब मीनार जो है उस कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम है वो आपका इल्तुतमिश करवाता है। और इसने क्या किया, इसके 3 मेजर काम है। पहला है कि नवस्थापित तुर्क राज्य को नष्ट करने से बचाया। कैसे? क्योंकि जब मंगोल आक्रमण हुए थे उसके अंदर आपका चंगेज खां है, चंगेज खां की इसने हेल्प की, उस व्यक्ति को इसने अपने दरबार में शरण नहीं दी, जिसके कारण आपका जो चंगेज खां था उसने भारत के ऊपर युद्ध नहीं किया। दूसरा इसने किया कि वैधानिक शक्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि अगर आपका जो संविधान है या फिर आपने जो कानून बना दिया कोई भी, उस कानून को जब तक एक संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक वो कानून नहीं माना जाता। उसी प्रकार से इसने अपने राज्य को एक कानूनी या फिर वैधानिक मान्यता दे दी कि हाँ ये जो राज है यहाँ पे जो सत्ता चलेगी उसका राजनीतिक अस्तित्व रहेगा, मान्यता मिलेगी उसको। दिल्ली की गद्दी पर अपने पुत्रों का उत्तराधिकार निश्चित करके उसने अपने वंश को की स्थायी नींव डाली। अर्थात उसने उत्तराधिकारी जो नियम है कि पहले नियम होता था कि बड़ा जो पुत्र है वही गद्दी पर बैठेगा, लेकिन इसने उस नियम को तोड़ करके ये घोषणा कर दी कि मेरी जो पुत्री है वो गद्दी के ऊपर बैठेगी। और उसके बाद में आता है आपका, हाँ ये थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि रजिया सुल्तान का हम कल से स्टार्ट कर ही लेंगे। तो आपका ये व्यक्ति जो है रुकनुद्दीन फिरोज तुगलक, जो कि 1236 में गद्दी पर बैठेगा। आप कहोगे कि उसने तो रजिया सुल्तान को कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के वैध उत्तराधिकारी रजिया को छोड़कर अमीरों ने उसके विलासी पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया।
लेकिन क्या हुआ कि वो बिल्कुल, क्योंकि वही देखो कि एक राजा है, वो अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाना क्यों नहीं चाहेगा, लेकिन उसका पुत्र है ही नहीं योग्य, तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने अपने पुत्री का जो नाम है वो ले लिया। लेकिन ये गद्दी पर तो बैठ गया ये रुकनुद्दीन, लेकिन इसकी जो माँ थी, इसकी जो मदर थी शाह तुर्कान, ये क्या करती कि ये गद्दी के ऊपर एज ए सच, मतलब जो राजनीति होती है उसके अंदर काम तो इसने नहीं किया, लेकिन गद्दी पर इसका पुत्र है वो बैठा रहा। लेकिन ये जो है वो इसकी माँ है वो भी इतनी ज़्यादा योग्य नहीं थी, अगर चाहती तो वो भी साम्राज्य है वो आगे चला सकती थी। फिर क्या किया कि लोगों ने इसकी हत्या कर दी और आपका रुकनुद्दीन की हत्या कर दी। फिर उसके बाद में रजिया को जो है वो गद्दी के ऊपर बैठाया गया, उसको जो है साम्राज्य दिया गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इतना देखने के लिए।